यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं देख रहा हूँ मेरे क्लास में एक नया स्टूडेंट आके बैठा है। ठीक है, तो ध्यान लगा करके सुनिएगा, पढ़िएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपको बता रहे हैं, और वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के लास्ट सेगमेंट से अब इसमें ये लेक्चर आपका चल रहा है। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और ध्यान लगाकर इसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर डबल सर्कुलेशन को तो मैं इस चैप्टर में कई बार आपको ग्राफिकली और लाइन वाइज फ्लो चार्ट के द्वारा समझा चुका हूँ। आज फिर आपको उसी डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में एक नए रिदम पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे मैं समझता हूँ कि आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, देयरफॉर यू हैव टू फोकस ऑन दिस फ्लो चार्ट दैट इज अबाउट द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन। ओके डियर स्टूडेंट, एज यू नो, the human heart is four chambered, two auricles and two ventricles. And in this double circulation, two organs also included in this circulation. First is lung and second is all body cells. Okay. In this double circulation, you will find two types of circulation in one cardiac cycle. You can focus here. Heart is four chambered, you know well. And also you know what is the cardiac cycle. One systole, one diastole of auricle, or one systole and one diastole of ventricle included in 0.8 second. It is one cardiac cycle. Dear students, you have to focus here that in one cardiac cycle of heart, there are two cycles complete between heart and lungs, that is pulmonary cycle, and in same time the other cycle also completes between heart and tissues of the body, that is systemic circulation. Yes, systemic cycle. It means in one the cycle, the circulation that completes in elate in one cardiac cycle, that is pulmonary cycle and systemic cycle circulation. Pulmonary circulation and systemic circulation, that is known as the double circulation. Listen once again. The two circulations, one pulmonary between heart and lungs and other heart and tissues, that is systemic cycle, that completes in one cardiac cycle, that is in 0.1 second, is known as double circulation of the heart. ओके आइए इसको कुछ हिंदी भाषी छात्रों के लिए समझ जाएं। तो हृदय के एक ही हृदय चक्र यानी 0.8 सेकंड में हृदय के एक ही हृदय चक्र में हृदय और फुफ्फुस के बीच में फुफ्फुस रक्त परिसंचरण चक्र का पूरा होना, और उसी समय में हृदय और शरीर के ऊतकों के बीच में सिस्टेमिक रक्त परिसंचरण का पूरा होना, ये क्या कहलाता है? ये डबल सर्कुलेशन ऑफ क्या कहा जाता है? हार्ट। सर्कुलेशन ऑफ हार्ट होता है, ये हार्ट का डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक ही कार्डियक साइकिल में एक सर्कुलेशन यहां से यहां के बीच में पूरा हो रहा है, और उसी 0.8 सेकेंड के बीच में दूसरा साइकिल यहां हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में चल रहा है। ठीक है, ये डबल सर्कुलेशन है। इसमें जो ये आपका पल्मोनरी वेन है जो लंग से ब्लड को हार्ट में ला रहा है, ये आपका एओर्टा है जो हार्ट से ब्लड को टिश्यू ले जा रहा है, ये आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा है जो टिश्यू बॉडी टिश्यू से ब्लड को इम्प्योर ब्लड कार्बोक्सिलेटेड ब्लड को क्या कर रहा है? हार्ट में ले जा रहा है। और ये हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी है जो हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लंग्स में प्योरीफाई ऑक्सीजन को रिलीज कर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए कैरी कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ जो डबल सर्कुलेशन जब आप पढ़ रहे हैं, इन सेम टाइम वन थिंग आल्सो कैन फोकस इन योर माइंड, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन को भी इसी रिदम पे आपने पढ़ा था। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? आपने देखा था ना कि डबल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो से
एक ही एम्ब्रियो साइकिल में एक के बाद एक 2 फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स सिंगेमी और दूसरा फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें सेकेंड मेल गैमिट का पोलर न्यूक्लियाई, डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करना, ये डबल फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा था। तो डबल फर्टिलाइजेशन, डबल सर्कुलेशन, ये दोनों कंसेप्ट को एक साथ आप वेरीफाई कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और सॉरी मैं थोड़ा सा बोल दिया, अभी तो आप इस चीज को पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने के बाद अब आइए दूसरे मेन पॉइंट्स पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें। ये क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। ये अक्सर इस लेसन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है जिसे हमें जानना चाहिए। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम इज पम्प्ड ब्लड बाय वेंट्रिकल्स इन वन कार्डियक साइकिल। एक ही कार्डियक साइकिल के द्वारा वेंट्रिकल्स के द्वारा जितने ब्लड के अमाउंट को बॉडी में फ्लो करा दिया जाता है, उसी वॉल्यूम को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और यह जो वॉल्यूम होता है ये नियर अबाउट 70 ml पर साइकिल होता है। यानी एक साइकिल में 70 ml 70 मिली लीटर द्रव यानी वो रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित कर दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है कार्डियक आउटपुट क्या है। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है यानी एक साइकिल में जितना ब्लड बॉडी में फ्लो कराया गया हार्ट के द्वारा, और उसमें एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका कार्डियक आउटपुट आ जाता है। यानी हमने अभी भी पढ़ा कि स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, ठीक है, और हार्ट का जो एवरेज बीट है वो 72 बीट्स पर मिनट है। तो इस प्रकार से 70 से 72 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 5040 ml पर मिनट आता है। अब इसी 5040 ml को ही यहां पर लगभग नियर अबाउट 5000 ml मीन्स 5 लीटर पर मिनट इन ए हेल्दी ह्यूमन के लिए शो किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से इस कैलकुलेशन के बाद अब अगर हम कार्डियक आउटपुट को डिफाइन करना चाहें तो इसका डेफिनेशन बनेगा कि कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। मींस एक मिनट में हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स के द्वारा जितना ब्लड बॉडी में पंप कर दिया जाता है उसी वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको जब मैं हार्ट के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में बता रहा था, कार्डियक साइकिल के बारे में बता रहा था, तो 2 पॉइंट में मुझे लग रहा है कि मैं आपको पेस मेकर के बारे में नहीं बता पाया था, या शब्द मेरे मुंह से पेस मेकर का नहीं निकल पाया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो साउंड होता है साइनो आर्टिकुलर नोड में, ये वास्तव में एक नेचुरल पेस मेकर होता है। जबकि पेस मेकर क्या होता है, एक छोटा सा डिवाइस होता है जो बैटरी से संचालित होता है, जो पेसमेकर की तरह, साइनो आर्टिकुलर नोड की तरह क्या होता है कि 0.4 सेकेंड में क्या होता है, 0.44 सेकेंड में क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता रहता है, ठीक है। तो ये जो साइन जब कभी किसी व्यक्ति का क्या हो जाता है, ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं जनरेट कर पाता है, तो क्या होता है, उसके जगह पर आर्टिफिशियल पेसमेकर को डॉक्टर लोग वहां पे प्लांट करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा एवियन है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है एक्ट्स एज गेट कीपर ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स में कब सिस्टोल होगा, इस चीज का रेगुलेशन, कंट्रोलिंग और हेल्प ये किसके द्वारा किया जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसको गेट कीपर भी कहा जाता है वेंट्रिकल का, ठीक, ओके। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करेंगे, वो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ये हमारा जो हार्ट है, इसकी एक्टिविटी कहाँ से कंट्रोल होती है, कौन इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज आप जान लीजिए कि हार्ट के कार्डियक एक्टिविटी क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होता है। यानी हमारे जो ब्रेन का
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके द्वारा और साथ ही साथ जो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होने वाला है इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन और कैटाकोलेमिन हार्मोन का जो मिला जुला असर और हार्ट के जो सिस्टेमेटिक फंक्शन है, इस सब का मिला जुला एक इफेक्ट होता है कार्डियक एक्टिविटी को के रेगुलेशन के लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी इज ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम and you may also know that autonomic nervous system includes systemic sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये दोनों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों इंक्लूड होते हैं। तो यदि हम एक का नाम ले रहे हैं तो दोनों उसमें इंक्लूड हो गए। तो इनके मिले जुले प्रभाव और इसके साथ साथ मेडुला एड्रिनलिन के मेडुलरी जोन से सिक्रीट होने वाले एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, कैटेकोलामिन, ये जो हार्मोन होते हैं, इनके प्रभाव से क्या होता है, ये पूरे कार्डियक एक्टिविटी को जो है कंट्रोल किया जाता है। अब आइए देखिए एक एक करके कैसे क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कार्डियक एक्टिविटी होती है ये ऑटो रेगुलेटेड होती है, यानी कार्डियक एक्टिविटी ऑटो रेगुलेटेड होती है, स्वयं अपने आप से अपना ही नियंत्रण करती है। और किसके द्वारा करती है? सान और एवियन के द्वारा। तो सान और एवियन के द्वारा हार्ट के कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इसको ऑटो रेगुलेटेड होती है, इसीलिए हार्ट को मायोजेनिक कहा जाता है। एज हार्ट मसल्स सेल्फ रेगुलेट्स इट्स ओन एक्टिविटी, देयरफॉर the cardiac muscle is also known as the myogenic muscle। okay, now focus। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन सा ब्रेन का पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करता है? वो होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। ये ध्यान रखिएगा, ये ब्रेन के पीछे वाला भाग जहां पे ब्रेन खत्म, ये मेडुला ऑब्लांगाटा। तो मेडुला ऑब्लांगाटा क्या होता है? मॉडरेट्स कार्डियक फंक्शन थ्रू एएनएस एंड पीएनएस। ठीक है, तो हमारे ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, ये हमारे इसके कार्डियक एक्टिविटी को जो क्या करता है, उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। किसके द्वारा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा। तो क्या होता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये हार्ट बीट को इनहेंस करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है, डाउन कर देता है। आपने कभी कभी महसूस किया होगा, ये फियर एंड फाइट वाला जो है क्या है, हार्मोन है। क्या होता है, कभी कभार किसी सामने की सर्कमस्टांसेस देख के आप कभी कभी कहीं से भय खा जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो क्या होता है, हमें एकाएक हार्ट बीट, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है। तो घबराहट होने लगती है और पसीना आने लगता है, और थोड़ी देर के बाद फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाता है। मैंने आपको कभी एग्जांपल दिया था ना कि आप बड़े मस्ती के साथ स्कूल से छूट करके आराम से बैग लेकर के मस्ती के साथ चले जा रहे हैं, घर से निकलते ही कुछ देर चलते ही रास्ते में घर, और रास्ते में घर जिधर देखा उधर कुत्ता बैठा है। सोचा उसने, घरे भाई क्या बात है, आज तो रोज ये सीधे सीधे चला जाता था, आज क्यों झूम रहा है? कुत्ते ने रट किया, हेलो बोला, भौंक। अब इतना देखते, घरे क्या हो गया, सडन आप जो है स्ट्रेस और फियर के कंडीशन में आ गए। फियर के कंडीशन में आते ही क्या हुआ, ये सिस्टम एक्टिव हुआ और एक्टिव होकर के आपके हार्ट बीट को बढ़ा दिया, दिल धक धक करने लगा। और दिल धक धक करते करते क्या हुआ, तब तक कुत्ते ने कहा, समझ नहीं आ रहा क्या, भुक भुक भुक। इतना क्या करे, आप तेजी से भागे और भाग करके उसने खदेड़ लिया। ए भाई क्यों भाग रहा, सुन 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 सुन। अब आप कहाँ सुन रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग करके आप पेड़ पे चढ़ गए। अब आपको इत्मीनान हो गया कि पेड़ पे नहीं आ पाएगा। अब नहीं आ पाएगा तो अब क्या हुआ, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने हार्ट बीट जो बढ़ाया था, कुछ देर बाद क्या हुआ, अब जब आपका फियर खत्म हो गया तो इसका स्टिमुलेशन खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसकी एक्टिविटी खत्म, अब इसकी एक्टिविटी शुरू हो गई पैरासिम्पैथेटिक का। अब ये क्या करेगा,
धीरे धीरे हार्ट बीट को नॉर्मलाइज कर देगा। और जब हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा तब आप कहेंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, तब तक कुत्ता सोचेगा इसको क्या पीछे पड़ो, चलो कुछ अपना काम देखो, तो कुत्ता चला जाएगा, फिर धीरे से आप उतर करके नॉर्मल वे में चले जाएंगे। तो ये फियर एंड फ्लाइट वाला कंडीशन यहाँ होता है, जो हार्ट बीट को क्या करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। एएनएस इंक्रीज करेगा, पीएनएस डिक्रीज करेगा। और साथ ही साथ इसी में चोर चोर मौसेरे भाई, इसी में ये भी हार्मोन भी क्या करता है, इसका हेल्प करता है। तो ये दोनों क्या होता है, हार्ट के रेगुलेशन का कंट्रोलिंग, ये नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों के मिले जुले प्रभाव का इफेक्ट होता है। अब कैटाकोलामिन, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन और नार एड्रेनलिन या नार एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, ये भी हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, यानी इसके साथ ये सहयोग करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में जितना दिया है हार्ट कंट्रोल के बारे में, हार्ट की रेगुलेशन, उसकी कंट्रोलिंग के बारे में, वो यहाँ तक समाप्त हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आपको जानना चाहिए कि ये लगभग अब हम लोगों को इस चैप्टर में केवल एक ही पॉइंट रह गया है, जिसे हम अभी हो सकता है इसी लेक्चर के साथ कंप्लीट करेंगे, और वो है डिसऑर्डर ऑफ कार्डियक डिसऑर्डर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कुछ समझने की जरूरत है। तो ठीक है, अब आइए उसको देखते हैं। थैंक्स। अभी तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा अभी मैंने कहा कि इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को लास्ट कर देंगे, इस चैप्टर को पूरा कवर कर देंगे। तो उस ढंग से अब इस चैप्टर का जो लास्ट मोमेंट है, जो लास्ट सेगमेंट है, उसमें हम लोगों को जानना है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में यहाँ 2 प्रकार के डिसऑर्डर के बारे में चर्चा किया गया है। एक तो हाइपरटेंशन, जिसको आप ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, और दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड। ठीक है, ये 2 इशू होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन वाली इशू आती है, वो ब्लड प्रेशर के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो वेंट्रिकल का जो सिस्टोल डायस्टोल होता है, और ईसीजी में जिसे हम क्यूआरएस वेव और टी वेव के द्वारा शो करते हैं, तो क्यूआरएस वेव के द्वारा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है, उसकी वजह से कितना हाई प्रेशर के साथ सिस्टोल होता है। यह वेंट्रिकल के सिस्टोल को ऊपर वाला पोर्शन कवर करता है, और नीचे वाला टी वाला वेव यानी वेंट्रिकल के डायस्टोल में कितने करंट रिमेन होते हैं एवीएन के द्वारा, वो जो है डायस्टोल का प्रेशर जो है वो नीचे इंगित किया जाता है। तो एक जो हेल्दी ह्यूमन होता है, इसको हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा हम धड़कन को मापते हैं, और इसका ब्लड प्रेशर की मशीन से क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो वेंट्रिकल के क्यूआरएस वेव के द्वारा जनरेट किए गए चार्ज से उत्पन्न वेंट्रिकल के सिस्टोल का जो प्रेशर, जो mmHg में मरकरी के पैरामीटर पर कैलकुलेट किया जाता है, वो 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg के बराबर आता है। ये एक हेल्दी ह्यूमन के नॉर्मल हार्ट का जो है ये पैराग्राफ है, ये पैरामीटर है। तो यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 है, यानी उसके वेंट्रिकल का सिस्टोल 120 mmHg का है प्रेशर, और वेंट्रिकल के डायस्टोल का प्रेशर 80 mmHg के लगभग है, तो माना जाता है कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, यदि यह वैल्यू इंक्रीज कर रही है 120, 130, 130, 150, 60, 70, 80, 200, 210 तक हार्ट फेल हो चुका होता है। तो इतना, और ये भी इंक्रीज करे, अगर ये वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो वह पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के, उस पर चर्चा नहीं करना है, हमको मेन चीज ये देखना है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा, और अगर ये प्रेशर डाउन हो रहा है, तो वह व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर से सफर करता है, उसको लो ब्लड प्रेशर की इशू आ जाती है। ठीक है, अब आइए अगला जो इशू है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कैड के बारे में हम लोगों को जानना है। तो ध्यान रखिएगा, कैड क्या है। कैड जो है हमारे हार्ट से ही
ये चारों इशू जो है हमारे हार्ट से ही संबंधित हैं। ये जहाँ पे जितने ये डिसऑर्डर शो किए जा रहे हैं ये सब कोरोनरी के हैं, यानी हार्ट के हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कोरोनरी आर्टरी कौन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा ना, ये हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ठीक। तो ये जो आपका हार्ट है, यहीं से एओर्टा से जब ब्लड बाहर निकलता है, तो एओर्टा से जो ब्लड बाहर निकलता है, तो एओर्टा से ही कुछ निकलने वाली कुछ ब्रांचेज निकलती हैं जो इस आर्किल को और साथ ही साथ वेंट्रिकल को भी क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। तो एओर्टा से निकलने वाले वो ब्लड कैपिलरीज जो हार्ट के ही मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं, जो हार्ट के ही मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनको कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। और कोरोनरी वेन भी होता है। कोरोनरी आर्टरी में प्योर ब्लड सप्लाई होता है, कोरोनरी वेन से इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है, जो लास्ट में जाकर के इंटीरियर पोस्टीरियर वेना केवा में अटैच होकर के ये राइट ऑर्किल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स में जाकर के प्योरीफाई होने के लिए चला जाता है। तो ये जो कैड के जो इश्यूज होते हैं वो हार्ट से ही रिलेटेड होते हैं। तो इसमें कौन कौन है? पहला है कैड का जो इशू होता है, पहला इशू होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस ये क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस affects the vessel that supply blood to heart muscle due to deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissues। ध्यान रखिएगा, ये क्या कह रहे हैं कि ये हार्ट के मसल को जो ब्लड सप्लाई करने वाली ये वेसल है, यानी कोरोनरी आर्टरी में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू के थिकनिंग के वजह से, डिपोजिशन के कारण, जमाव के कारण, यदि ये नलिकाएं सकरी हो जाएं, पतली हो जाएं और क्या हो जाए, ये ब्लड की सप्लाई हार्ट के मसल को प्रॉपरली न दे पाए, तो क्या होगा? ऐसी इश्यूज को हम कहते हैं यह व्यक्ति एथेरोस्क्लेरोसिस से सफर कर रहा है। ठीक है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस का इशू हो गया। कैड का है दूसरा इशू है एंजाइना। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन जो ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन फ्लो हो रहा होता है वो ऑक्सीजन को सप्लाई देता है और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई देता है, लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस इसको बोलते हैं, क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट एकाएक जो क्या हो जाए, हार्ट में पेन हो जाए, चेस्ट में जो पेन होता है एकाएक पेन होता है, वो किसके कारण? ड्यू टू नॉट या लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट मसल। यानी ये कोरोनरी अगर ब्लॉकिंग होगा, ये अगर एथेरोस्क्लेरोसिस की इश्यूज आएगी तो क्या होगा, इसके साथ जो ऑक्सीजन सप्लाई इसको हो रही है, अगर हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पा रहा है, यानी या तो बिल्कुल सप्लाई बंद हो गया है या लेस सप्लाई हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन की डिमांड इस सेल से उठने लगती है। जहां पर जिस हार्ट के मसल के जिस पार्ट में ये सप्लाई लेस होगी वहां ऑक्सीजन डिमांड होगी, और उस ऑक्सीजन डिमांड को वो पेन के रूप में रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना कहते हैं। एक आए लोग कहते हैं अरे हृदय दर्द कर रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, तो ये क्या होता है? एंजाइना का इशू होता है। यदि हार्ट के मसल को ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही, अगर हार्ट के मसल में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई तो उससे क्या होगा? एंजाइना होगा। ठीक है, उसका कारण क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस ही है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस का अगला इशू क्या आता है? हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर को हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं या कंजेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। ये होता क्या है? इट इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड बाय पंपिंग। यानी हार्ट जो पंप कर रहा है,
हार्ट पंप करने के कारण यहाँ पर अगर इस हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है, हार्ट खुद ब्लड सप्लाई कर रहा है लेकिन वो खुद भी नहीं ले सकता। क्या बात है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। बारे सन्यासी बाबा, तुमसे बड़ा साधु सन्यासी तो देखा नहीं। पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, बाहर पंपिंग स्टेशन, लेकिन खुद उस ब्लड से, उस पंप किए जाने वाले ब्लड से रंच मात्र भी न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन को इंटेक नहीं करती इसकी मसल्स। वाह, क्या कहना है, कितना देश के लिए कितना एक ईमानदारी का दृष्टांत प्रस्तुत करता है हमारा दिल। ये क्या करता है, इसके कोरोनरी आर्टरी के द्वारा जो ब्लड इसको सप्लाई हो रहा है, अगर ब्लड की सप्लाई इस ये मसल को प्रॉपरली नहीं हो रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, तो क्या होगा, ये हार्ट की मसल क्या करेगी, ये फेल्योर कर जाएगी। तो हार्ट के मसल को इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई का होना जिस रिजल्ट को काज करती है उसको हम हार्ट फेल्योर बोलते हैं, या कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं, या कंजेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं। ठीक, अगला इशू आया कार्डियक अरेस्ट। क्या है ये कार्डियक अरेस्ट का जो इशू है, ये कार्डियक अरेस्ट का इशू जो है ये हमारे हार्ट के जो ये पेस मेकर एवियन और सॉन होते हैं उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ क्या है, स्टॉपिंग ऑफ हार्ट बीट, किसी भी कारण से हार्ट बीट क्या हो जाए, स्टॉप, बंद हो जाए, हृदय की धड़कन बंद हो जाए। अब वो हृदय की धड़कन या आब्लो मेडुला ऑब्लांगाटा के इनएक्टिवनेस होने की वजह से, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एएनएस या पीएनएस के फेल्योर के कारण हो रहा है, या एड्रिनल हार्मोन यानी कैटेकोलामिन, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन के फेल्योर होने के नाते हो रहा है, या एथेरोस्क्लेरोसिस के द्वारा कंप्लीट ब्लॉकेज की वजह से अगर इसको सप्लाई नहीं मिल रही है और हार्ट बीट बंद हो गया। ठीक है, या सबसे मेन चीज यह है कि ये जो पेस मेकर एवियन और सान जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट में बीट हो रही है, अगर वो सप्लाई बंद हो गई तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट का बीट जो है बंद हो जाएगा। तो हार्ट बीट के बंद, किसी भी कारणवश हार्ट के बीट का, हृदय की धड़कन का बंद हो जाना क्या करता है, कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। और डियर स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट पे आ जाइए, हार्ट अटैक क्या होता है। दोनों में अंतर है, हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है, डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स, डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स, हार्ट के मसल्स का डैमेज हो रहा है ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। यस, यहां भी कारण वही एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण इस कोरोनरी ब्लॉकेज इतना जबरदस्त हो गया कि ये जो है ब्लड की सप्लाई ही मसल को नहीं दे रही है। मसल को नहीं देगी तो क्या होगा, मसल काम तो कर रहा है और सप्लाई नहीं देगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा, ऑक्सीजन नहीं देगा, तो क्या होगा, एक ही साथ सभी इश्यूज शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, एंजाइना भी शुरू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये कंजेशन ऑफ ब्लड शुरू हो जाएगा हार्ट मसल के लिए, कार्डियक, और लास्ट में क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक कर जाएगा। हार्ट अटैक कर, क्योंकि मसल डैमेज कर जाएंगी। मसल जब डैमेज कर जाएंगी तो हार्ट क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। अब हार्ट अटैक जब होने लगेगा तो इसके बाद कार्डियक अरेस्ट भी हो जाएगा, हार्ट बीट बंद हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, कारण एक, परिणाम उसके एंजाइना, हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, ये हुआ। ये सारी इश्यूज क्या हैं, ये हमारे हार्ट से रिलेटेड हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये लेसन आपका फुल एंड फाइनल होता है। अब आप इस चीज़ को आप चाहेंगे तो इसको हम जो है इसका प्ले स्टोर में इसको डाल देंगे, पूरा का पूरा जितने भी लेक्चर हैं। इस लेक्चर के द्वारा आप क्या काम करेंगे, पूरे अपने नोट्स को तैयार कर लेंगे, ध्यान लगा के पढ़िएगा। मैंने मोर ओवर आपकी एनसीईआरटी को फॉलो किया है, कहीं कहीं कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैंने आउट रिसोर्सेज का भी सपोर्ट लिया है, जिससे हमारे नीट के स्टूडेंट्स भी लाभान्वित होते रहें और हमारे सीबीएसई और यूपी बोर्ड के जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं वो भी मोर ओवर
बेनिफिटेड हो सके, इसके लिए मैंने प्रयास किया है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे मेरा भी ग्रोथ हो सके और मैं आपकी ग्रोथ कराने में आपका भरपूर सहयोग कर सकूं। यस, थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके।